बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आप लोग वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 की। तो इसके अलावा अब हम लोग इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी वो करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के। कुछ टाइम में हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। लो जी, चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस में से आप लोगों ने देख लेने हैं, जोन सा आपका है वो आपने करने हैं। मगर मैं आपको जो है ना ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही करवा दूंगा, छोटे से हैं इसलिए जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बच्चों 4.1 शॉर्ट क्वेश्चन में उसने आपको क्या बोला है, नोट्स में आप लोगों को आज इसके सेंड कर दूंगा, मुझे बस याद करवा देना अगर मैं ना करूं तो। बच्चों एक पर्सन है, ठीक है जी, ये एक बंदा है, इसने एक फलों की टोकरी या सब्जी की टोकरी बेचारे ने ऐसे पकड़ी हुई है। ठीक है जी, ऐसे ये बंदा फलों की टोकरी पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक कार है बच्चों आपके पास। ठीक है, एक कार है, ये कार स्टेशनरी खड़ी है मगर इसका इंजन ऑन है। इसका जो इंजन लगा हुआ है बच्चों, वो इंजन क्या कर रहा है, इंजन इसका रन कर रहा है। इंजन रन करने से मुराद है इंजन इसका ऑन है मगर कार ये रेस्ट की हालत में है। कहते हैं बताएं इन दोनों केसेस में वर्क डन क्या होगा। एक ये केस है, एक ये केस है। कहता है एक बंदा फलों की टोकरी पकड़ के खड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने बताना है उस बंदे का जो वर्क डन है वो क्या होगा। और एक कार है, उसका इंजन रन कर रहा है। ठीक है जी, मगर वो कार स्टेशनरी हालत में खड़ी हुई है। मगर उसका इंजन ऑन है। बक्सर बच्चे कहते हैं सर जी इंजन ऑन है, कार कैसे हो? भाई खुदा का खौफ खाओ, जनरल सी बात है, कार का इंजन ऑन किया, बस अभी स्टार्ट की हुई है मगर अभी उसको मोशन में नहीं लेके आए आप लोग। तो कहते हैं बताइए ये दोनों सिचुएशंस कैसे सिमिलर हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इन दोनों केसेस में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो बच्चों इन दोनों केसेस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो इस लिहाज से ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से। डन, जल्दी जल्दी हैंड रेज करते जाने हैं, शाबाश। उसके बाद आता है बच्चों 4.2 न्यूमेरिकल। बच्चों 4.2 में आप लोगों को बोला गया है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स। आप लोगों ने बच्चों वर्क डन कैलकुलेट करना है, किलो जूल में वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये आ गई, वर्क डन कैलकुलेट करें किस में, किलो जॉल में वर्क डन कैलकुलेट करें। जबकि आप लोगों ने क्या काम करना है, एक मैस है 10 किलोग्राम का, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 10 मीटर की हाइट तक लेके जाना है। तो कहते हैं बताएं कितना वर्क होगा। यानी एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसको आप 10 केजी का, उसका 10 केजी उसका मैस है, उसको आपने 10 मीटर की हाइट तक लेके जाना है। तो कहते हैं बताएं आपका जो वर्क होगा वो किलो जॉल में आपने कैलकुलेट करना है कि वो वर्क डन किलो जॉल में कितना होगा। अब बच्चों मेरी बात सुने, वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, ये वर्क जो होगा अपीयर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि आप लोग ग्रेविटी से के अगेंस्ट जा रहे हैं, बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बच्चों ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अब आप लोग देखें बच्चों, मैथ यहाँ पर 10 है, जी यहाँ पर आपको पता है 10 होगा, और हाइट यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी 10 दी हुई है। तो अच्छा, जी को 9.8 कर लें, कई लोगों को दोहरा पड़ जाएगा सर जी किताब वाला आंसर नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ जाएगा 9800, अपना 9800 के 980 किलो। ये 980 जऊल आपका आंसर आएगा, सॉरी बच्चों, ये 980 जऊल आपका आंसर आ जाएगा। 9.8 को 10 से कराएंगे 98 बन जाएगा, 98 को 10 से कराएंगे तो वो 980 बन जाएगा। 980 जऊल आया। अच्छा, अब आपको पता है कि आप लोगों को तो ये वर्क चाहिए किलो जऊल में, तो आप लोग इसी को 1000 से डिवाइड करवा देंगे तो बच्चों ये किलो जऊल में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.98 किलो जऊल, डेट इज योर फाइनल वर्क डन। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों का वर्क डन आ गया है। ये 4.2 शॉर्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। उसके बाद कहते हैं जी 4.3 में कि एक फोर्स है जी, वो एक्ट करती है किसी पार्टिकल के ऊपर डिस्टेंस एल तक। अच्छा, उसके बाद द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3f एंड देन एक्ट्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2l। ड्रॉ द वर्क डायग्राम टू स्केल। लो जी, अक्सर लोगों को तो ये बड़ा मुश्किल लगता है, मैं ख्याल ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जरूर समझ लेना है। ये देखें, ये बच्चों आप लोगों के पास वाई एक्सिस पर फोर्स है, और आपको पता है एक्स एक्सिस पर हम लोग यूजुअली डिस्प्लेसमेंट ले रहे होते हैं। अच्छा, अब देखें कहता है जी फोर्स एफ जो है वो डिस्टेंस एल तक एक्ट की है। सपोज करते हैं यहाँ तक डिस्टेंस एल है, 2l है, 3l है, 4l है। एल, 2l, 3l, 4l। इसी तरह बच्चों यहाँ पर एफ, फिर 2f,
फिर कितना आया बच्चों 3F, फिर कितना आया बच्चों 4F एंड सो ऑन। ये डिस्टेंस, अच्छा ये ग्राफ आप लोग बना लें सबसे पहले, ठीक है। अब उसकी जो बातें हैं बस आपने वो पूरी कर देनी है। कहता है जी एक फोर्स F है, वो डिस्टेंस L तक एक्ट करती है। एक फोर्स F वो डिस्टेंस L तक यहाँ तक एक्ट कर रही है, ऐसे फोर्स डिस्टेंस L तक एक्ट की। उसके बाद कहता है जी आपने इसी फोर्स को इंक्रीज करके 3F तक ले गए हैं। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F। ये आप लोग इसी फोर्स को यहाँ से ऐसे कहां तक ले गए बच्चों, 3F तक ले गए। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F, ये लिख लिया। एंड एक्स, और ये जो फोर्स है बच्चों फर्दर 2L का डिस्प्लेसमेंट कवर करवाती है। फर्दर 2L से मुराद है पहले डिस्टेंस L पर है, ये देखें पहले डिस्टेंस L पर है। जब इसमें फर्दर 2L ऐड कर देंगे तो L प्लस 2L मिलके कितना बन जाएगा 3L। तो बच्चों ये 3L तक जाएगा। अक्सर बच्चे अब यहाँ पे धोखा खाते हैं नजर का, वो समझते हैं ये 2L तक। भाई उसने बोला फर्दर, यानी L पर तो वो पहले ही है। फर्दर 2L से मुराद है L में 2L ऐड कर दिया। जबकि फोर्स को उसने F से 3F खुद किया था, उसने फर्दर फर्दर नहीं बोला था। तो ये याद रखना, फोर्स को 3F तक बढ़ाया और इस 3F फोर्स पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पहले से आगे 2L तक हुआ। तो L पहले है, उसमें 2L ऐड कर देंगे तो वो 3L तक ये आपके पास आ गया। ये अब अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं थोड़ी सी बनी, बट आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ये देखें, अब आप लोग देखें एक आप लोगों के पास ये रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। अगर थोड़ा सा गौर करें तो एक बच्चों आपके पास ये रेक्टेंगल बन गई है। अब कहता है जी ये अब आपके पास रेक्टेंगल्स तो आ गई हैं, ऐसे दोनों रेक्टेंगल्स आ गई हैं। अच्छा ये ऐसे जी, ये ले, बस ये आपकी डायग्राम हो गई है। हाँ अगर मैं आपको कहता हूँ जी नहीं जी मुझे तो वर्क डन भी चाहिए, ठीक है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस डायग्राम में। तो भाईजान वर्क आपको पता है एरिया, वर्क डन जो होगा वो दो वर्क के बराबर होगा, W1 प्लस W2। W1 होगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा FL। अच्छा इसके बाद W2, इसका एरिया कितना होगा 3L में से L को निकाल दें 2L बचा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 3F। तो 3F इंटू 2L, तो बच्चों ये FL प्लस 6FL, तो ये बच्चों मिलके बन गया 7FL। तो ये आपका वर्क डन आ गया। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने ये वर्क डन देखे ना, दो रेक्टेंगल्स बन रही है ना, एक छोटी एक बड़ी। इस रेक्टेंगल की लेंथ इंटू विड्थ कितनी होगी FL, इसकी लेंथ कितनी है 3F। ये देखिए इस रेक्टेंगल की, पूरी इस रेक्टेंगल की लेंथ है 3F और विड्थ इसकी 3L में से L को निकालेंगे तो 2L बचेगी ना ओवरऑल। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो इसका एरिया आ गया, दोनों के एरिया को ऐड कर दिया, आपके पास टोटल वर्क डन आ गया जी। जल्दी जल्दी हैंड रेज, हरी अब जल्दी जल्दी जरा बच्चों, शाबाश मिनट लगा के, बहुत आसान है ये। ओके जी बच्चों गुड। अच्छा इसके बाद अब हम लोगों ने बच्चों 4.4 पर चलना है। 4.4 में उसने क्या बोला है, कहता है जी आपके पास ना दो केस हैं, ठीक है जी। इन विच केस द इज मोर वर्क डन, कहता है बताएं किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा। एक 50 किलोग्राम का बैग है जी, 50 किलोग्राम का बैग है, उसको आप लोगों ने 50 सेंटीमीटर की हाइट पर लेके जाना है। सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 50/100 मीटर। तो बच्चों आप लोग इसको कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर की हाइट पर लेके जाना है। और दूसरी तरफ उसने कहा है जी एक 50 किलोग्राम कैरेट है जी आपके पास, क्रेट है सॉरी, क्रेट है जी 50 किलोग्राम की, ठीक है जी। उसको आपने पुश किया है फ्लोर के ऊपर, 2 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ठीक है। जबकि उसके ऊपर फोर्स आपने कितनी लगाई, यानी क्रेट के ऊपर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई और 2 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब इस केस का भी वर्क डन कैलकुलेट करें, इस केस का भी वर्क डन कैलकुलेट करें। अब आपने W1 भी कैलकुलेट करना है, W2 भी कैलकुलेट करना है। अब बताएं जी किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा। अब मुझे ये बताओ, आप लोग सबसे पहले देखें जी ये जो वर्क W1 है, इसको आप लोग देखें, ये तो उसको हाइट पर लेके गया है ना, क्रेट को उठा, अपना बैग को उठा के किसी पर्टिकुलर हाइट पर लेके गया है। तो यहाँ पर तो वर्क डन अपीयर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो कि हो जाएगा mgh, बात खत्म। अच्छा अब मुझे ये बताओ बच्चों, m है यहाँ पर 50, g आपको पता है 9.8 होता है और h आपको पता है यहाँ पर 0.5 दी गई है। तो बच्चों जब आप लोग यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे ना पहले केस का, वो वर्क डन आपके पास कितना आता है, वो वर्क डन बच्चों आ जाएगा जी 245 जूल। ये आपके पास बच्चों वर्क वन का आ गया है, W1 ये आ गया, ठीक है। वर्क वन यानी केस नंबर 1 का वर्क आया। अच्छा दूसरे केस में उसने किसी हाइट की बात नहीं की, इसका मतलब यहाँ पर जस्ट वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लग सकता है। फोर्स 50 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो बच्चों जब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 100 जूल।
तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि जो केस नंबर 1 है ना बच्चों, केस नंबर 1, ये इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है W1 इज ग्रेटर देन W2। बस लो जी बच्चों, ये आप लोगों का छोटा सा एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। डन, कुछ मुश्किल तो नहीं था। और दो केस थे भाई, एक में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लग गया, दूसरे में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लग गया, और तीसरे में आपको सुकून मिल गया है। लो जी, इसके बाद 4.5 पर चलें बच्चों। 4.5 में उसने आपको क्या बोला है? उसने कहा है जी एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहता है जी एक बॉडी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है। आप लोग बताएं जी ये 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? एक्सप्लेन करें। ओ भाई मेरी बात सुनो, किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी 1 जूल वर्क करने की कैपेसिटी रखती है अपने अंदर। क्या ख्याल है? आपको पता है जी जो एनर्जी होती है वो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी रखता है, इट मींस इट हैज अ कैपेसिटी टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। इट मींस इट हैज अ कैपेसिटी टू डू 1 जूल वर्क। इसका मतलब है कि बच्चों वो 1 जूल वर्क करने की कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। अच्छा अब मेरी बात सुने, आप लोगों को पता है जी पोटेंशियल एनर्जी का तो फार्मूला होता है mgh, ठीक है। अच्छा आपको पता है mg को मैं वेट भी बोल सकता हूँ और साथ में h को मैं हाइट भी बोल सकता हूँ। अच्छा तो अब ये mg वेट हो गया और हाइट आ गई साथ में। इसका मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 1 न्यूटन हो और उसको मैं 1 मीटर की हाइट पर लेके जाऊंगा तो आंसर 1 न्यूटन मीटर आएगा जो कि 1 जूल होगा। ऐसे ही है ना? इसका मतलब अगर किसी बॉडी का वेट 1 न्यूटन हो, 1 न्यूटन वेट वाली बॉडी को 1 मीटर की हाइट पर लेके जाएंगे तो आपका जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। ठीक हो गया जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होने से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क कर सकता है किसके ऊपर? इसका मतलब 1 न्यूटन वाली बॉडी को अगर 1 मीटर की हाइट पर, एक बॉडी उसका वेट 1 न्यूटन है, उसको मैं जमीन से 1 मीटर की हाइट पर लेके जाना है बच्चों, तो 1 न्यूटन वाली वेट वाली बॉडी को 1 मीटर हाइट पर लेके जाने के लिए जो वर्क होगा बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 1 जूल होगी। ओके डन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर औकात पेपर में आ जाता है। लो जी, इसके बाद 4.6, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लास के अंदर भी इसका सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। देखें अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या नाम है, ये एक टेबल था, ठीक है जी, ऐसे ये जमीन से इधर एक मैस है m, वो अर्थ से हाइट h1 पर है, ठीक है जी। ये हाइट इसकी जो है ना जी टेबल की, ये सरफेस की जो हाइट है ये है जी बच्चों कितनी? h2। अच्छा अब ये मैस है जी m। अब वो कहता है जी बताएं जो पोटेंशियल एनर्जी है ना इस मैस की, वो दो तरह की हो सकती है जी। वो एक तो mgh1 अकेली हो सकती है और दूसरी mgh1 प्लस h2 हो सकती है। जिस बच्चे ने लेक्चर लिया हुआ उसको तो याद आ रहा होगा। बच्चों याद करें, मैंने आपको बताया था कि ये टेबल की सरफेस से जो हाइट है ना, इसका मतलब है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टेबल है जो अकेली, इसका मतलब दोनों सही बात कर रहे हैं, मगर ये जो mgh1 है ये विद रिस्पेक्ट टू टेबल है, टेबल की सरफेस से है। जबकि अगर अर्थ के लिहाज से देखें तो वो mgh1 प्लस h2 हो जाएगी, दोनों हाइट से ऐड हो जाएंगी। तो बच्चों दोनों की बात सही है, दोनों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोटेंशियल एनर्जी मेजर की है, दोनों की बात सही है। बस फर्क ये होगा कि जो अर्थ से मेजर की जाएगी वो टोटल होगी हाइट, उसमें जो सिर्फ टेबल से मेजर की गई है वो सिर्फ टेबल की से है। तो विद रिस्पेक्ट टू टेबल ऑफ टॉप ऑफ द टेबल, और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर। डन बच्चों, हैंड रेज जल्दी जल्दी, शाबाश। वेरी इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट, हरी अप। ओके जी बच्चों, गुड। इसके बाद 4.6 के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं जी 4.7 पर। 4.7 में आप लोगों को क्या बोला गया है? आपको कहा गया है जी कि व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमोसफियर, ठीक है जी, इट्स नोज बिकम्स वेरी हॉट। कहता है जैसे ही कोई रॉकेट, ठीक है जी, एटमोसफियर में एंटर होता है तो उसकी जो नक है ना, जो होज नोज है बच्चों, वो बहुत जल्दी जो है ना वो हीट अप हो जाती है। ठीक है बच्चों मेरी बात सुने, आपको पता है जब रॉकेट एटमोसफेयर में एंटर होता है तो उसकी बेसिकली ना काइनेटिक एनर्जी, जाहिर बात है ऊपर जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, अच्छा वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली
यूज होती है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन में। अब देखें, आपको पता है एयर की फ्रिक्शन इसको ऐसे नीचे को, फ्रिक्शन इसके ऊपर नीचे को एक्ट कर रही है। अच्छा, अब एयर फ्रिक्शन बच्चों इसके ऊपर नीचे को एक्ट कर रही है, वो इसको रोकना चाह रही है, मगर ये ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में यूज हो रही है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज हो रही है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में बच्चों यूज हो रही है। और आपको पता है ये जो फ्रिक्शन, इसके अंदर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में आपको पता है क्या क्या चीजें मौजूद होंगी? डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है जी, एयर मौजूद है, एयर है, एयर के डस्ट पार्टिकल्स बच्चों इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती है बाद में? यही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बाद में बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी हीट की वजह से, इसी हीट की वजह से जो नोज है बच्चों इसकी, वो क्या हो जाती है? हॉट अप हो जाती है। तो आप लोग बस ये याद रखेंगे, जब रॉकेट जमीन से ऊपर जा रहा होता है तो एयर की फ्रिक्शन इसके ऊपर लगातार एक्ट कर रही होती है। एयर की फ्रिक्शन से मुराद आपको पता है उसमें एयर है, एयर में गैसेज हैं। एयर में बच्चों क्या है? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज। उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो सारे मिलके ओवरऑल एक फ्रिक्शन क्रिएट करवाते हैं, जिस फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो ओवरऑल नोज है बच्चों वो क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है। ठीक है जी। तो रॉकेट की जो नोज है वो हीट अप हो जाती है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ठीक है जी। बस उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 4.8, ये भी मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ अगर आपको याद हो। इसके 3 पार्ट हैं। देखिए, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है ना, तो आपको पता है कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ओ भाई, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाटर इन हाई डैम, इसका मतलब जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट पर है, वहां पर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। उसके बाद बच्चों मूविंग कार है, मूविंग कार के अंदर आपको पता है जी, लो जी, मूविंग कार के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? ऑब्वियसली बात है भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं जी पी ई से भी लिखता हूँ। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं ई पी ई से भी लिखता हूँ। ठीक है, मतलब ये लिख सकते हैं, मगर आपने पेपर में नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में अगर कहीं पर आगे इसको यूज किया करेंगे। ठीक है जी। तो लो जी बच्चों, ये आपके पास 4.8 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी 4.9 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 4.9 शॉर्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है जी? उसने बोला है जी, एक बेचारी लड़की है, उसके पास एक कप ऑफ टी था। ठीक है, ये बेचारी गुस्से में कप ऑफ टी बना के लेकर आई है। ठीक है, अब ये देखें, मुझे ये बताएं, जैसे कहता है इसने ना कप ऑफ टी को ऐसे छोड़ दिया नीचे को, गुस्से में इसने कप ऑफ टी को ऐसे छोड़ दिया। अच्छा, अब ये कप ऑफ टी बच्चों जब हाइट पर था, इसके पास कौन सी एनर्जी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये उसको छोड़ देगी तो जाहिर बात है वो नीचे आते आते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी है। ये जब आके नीचे जमीन से कप टकराया, टकराने के बाद टूट जाएगा, तो यही काइनेटिक एनर्जी बच्चों बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? साउंड एनर्जी में। और बच्चों फ्रिक्शन भी वहां पर होगी, जाहिर बात है, वो पार्टिकल्स ने आके एयर, जमीन से, वो एयर में से भी गुजरते आ रहे हैं, फिर जमीन से भी आके टकराना है, तो कुछ फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से भी वहां पे थोड़ी बहुत हीट बन जाती है। तो इसका मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी कुछ फ्रिक्शन यानी हीट में कन्वर्ट होगी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जारी बात है, आप देखते हैं साउंड एनर्जी भी आती है, तो साउंड एनर्जी में और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो लो जी बच्चों, बस ये इसका छोटा सा आंसर है, ये आप लोगों के नोट्स में भी है, ये आप लोगों को मैंने वैसे भी बता दिया है। अच्छा, उसके बाद 4.10 में, 4.10 में बच्चों एक गुलेल है जी। ठीक है जी। वो आपने देखा होगा निशाने लगाने वाली, ठीक है, कैटापल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, कैटापल्ट। अच्छा, एक बच्चे के पास ये ऐसे कैटापल्ट है, ये लें। ठीक है। अच्छा, ये दोनों बाजू हैं जी इसके माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ये ना कैटापल्ट से क्या काम करने लगा जी? ऐसे ना ये निशाना लगाने लगा, ये कैटापल्ट से ना इसने, ठीक है जी, ऐसे निशाना लगाना है। अच्छा, कहता है जी वो सामने ना एक विंडो है, ग्रीन कलर की जो भी विंडो है ना, ठीक है जी, एक ये विंडो है जी, WINDO, ये लो। ठीक है जी बच्चों, ये ग्रीन हाउस विंडो है एक। ठीक है। कहता है जी एक कैटापल्ट से ना उसने स्टोन, यहाँ पे उसके पास एक स्टोन है बच्चों, उसने कैटापल्ट से स्टोन को थ्रो किया है, और वो जो है ना एक्सीडेंटली जाके जो है ना उसके ऊपर अटैक कर देता है, विंडो के ऊपर। तो कहता है बताएं यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस आएंगी? बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग देखें, जब आप लोग इसको कैटापल्ट के अंदर दबा के रखें, जारी बात है कैटापल्ट में इसको खींच के रखना है, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सी एनर्जी होनी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब इस कैटापल्ट से इसको रिलीज कर दी जाएगा, यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी?
ऑब्वियस ही बात है, ये मोशन में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब ये जाके टकराएगा तो वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, जाहिर बात है इसने उसको तोड़ना है, तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी और बच्चों कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जाहिर बात है हीट क्यों, क्योंकि वहां पे जाके उसको फ्रिक्शन एक्ट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे थोड़ा बहुत उसके अंदर हीटिंग आ जाती है, तो हम लोग कह देते हैं उस फ्रिक्शन को बेसिकली हीट का नाम देते हैं। तो लो जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन इन चीजों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थे जी आपके बच्चों एक्सरसाइज के छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मुझे पता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत आसान से और ये आप लोगों को गलती से समझ आ गए होंगे। अच्छा, ये जो था ना, ये बच्चों आंसर जौल में था, ये किलो जौल में नहीं आया था। ये जो आंसर है ना ये वाला, ये जौल में ही है, ठीक है ना। इसके बाद इसको किलो जौल में कन्वर्ट हुआ है, यानी जौल में है। जौल में था, 1000 से डिवाइड, सही तो लगाया हुआ था, क्या हो गया, सही तो लगाया था। देखो ना, ये जौल में था, ये जौल में था यहां तक 980 जौल। उसके बाद जब इसको किलो जौल में कन्वर्ट करना है, जारी बात है 1000 से डिवाइड करेंगे, इधर 1000 लिखेंगे तो इधर किलो लगाएंगे, किलो आना ही आना है, ये सही है, ठीक है। ओके।